चारों तरफ जिंदगी का मतलब एक अजीब सा शोर है। हम्म। ठंडे पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक लगभग 18 लाख पहचानी हुई प्रजातियां हैं और न जाने कितनी अभी खोजी जानी बाकी हैं। ये संख्या ही अपने आप में दिमाग चकरा देती है। बिल्कुल। अक्सर हम इस विविधता को देखकर बस हैरान हो जाते हैं। और देखिए, यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल है। जब प्रकृति इतनी विशाल और कह सकते हैं बेतरतीब दिखती है, तो इंसान का दिमाग उसे समझने की कोशिश करता कैसे है? हाँ। हम वैज्ञानिक तौर पर इस जैविक अव्यवस्था में कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था कैसे लाते हैं? हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वे इसी सवाल की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि जीव विज्ञानी जीवन को कैसे वर्गीकृत करते हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम के पीछे की सोच क्या थी। मतलब स्कूल की किताबों से थोड़ा आगे बढ़कर ये देखेंगे कि किसी जीव को एक खास नाम देना महज एक लेबल चिपकाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उसे जीवन के एक विशाल नक्शे पर उसकी सही जगह देने जैसा है। चलिए इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो एक बहुत ही आम उलझन से शुरू करते हैं जो स्रोतों में भी बताई गई है। गौरैया वाली? हाँ बिल्कुल, गौरैया। दिल्ली में लोग उसे गौरैया कहते हैं, मुंबई में शायद चिमनी कह देते हैं। हाँ, और दक्षिण भारत में कोई उसे छोटी चिड़िया बुला सकता है। एक ही पक्षी के इतने सारे नाम। और ये विज्ञान के लिए एक बहुत बहुत गंभीर समस्या है। अगर कोई शोध कर रहा हो तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। ये सिर्फ अलग-अलग भाषाओं का मामला नहीं है। एक ही भाषा में अलग-अलग जगहों पर भी यही होता है। इसी उलझन को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। एक यूनिवर्सल नाम के। हाँ, एक ऐसा नाम जिसे कोई भी वैज्ञानिक कहीं भी इस्तेमाल करे तो सब समझ जाए कि किस जीव की बात हो रही है। इसी जरूरत ने नाम पद्धति यानी नॉमेनक्लेचर को जन्म दिया। और यहीं पर कैरोलिस लीनियस की एंट्री होती है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। हाँ, उन्होंने जो सिस्टम दिया, द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो आज भी इस्तेमाल होता है। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर उस समय के हिसाब से ये क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। ये सिस्टम अपनी सादगी में ही बहुत शक्तिशाली है। लीनियस ने कहा कि हर प्रजाति को 2 शब्दों का एक नाम दिया जाए, जैसे आम के लिए मैंगीफेरा इंडिका। पर यहाँ दिलचस्प सवाल यह है कि इसके नियम इतने सख्त क्यों हैं? जैसे नाम लैटिन में ही क्यों होना चाहिए? हाँ, ये मैंने भी सोचा था। आज के समय में तो विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है, फिर लैटिन ही क्यों? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। लीनियस ने लैटिन को इसलिए चुना क्योंकि ये एक मृत भाषा थी। मृत भाषा मतलब? यानी ये अब आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती। इसका फायदा यह है कि इसके शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलेंगे नहीं। अच्छा। अगर नाम अंग्रेजी में रखे जाते तो हो सकता है 200 साल बाद किसी शब्द का मतलब या उसकी स्पेलिंग बदल जाए और फिर से वही कंफ्यूजन शुरू हो जाए। सही बात है। लैटिन ने इस सिस्टम को एक तरह से टाइम प्रूफ बना दिया। ये तो बहुत दूर की सोच थी। और बाकी के नियम, जैसे नाम को तिरछा इटैलिक्स में लिखना या हाथ से लिखने पर अंडरलाइन करना, वो भी इसी स्पष्टता के लिए है। जब आप कोई वैज्ञानिक लेख पढ़ रहे हो तो तिरछे लिखे शब्द तुरंत ध्यान खींचते हैं। हाँ, पता चल जाता है कि ये कोई खास शब्द है। बिल्कुल। ये बताते हैं कि ये एक औपचारिक वैज्ञानिक नाम है, कोई आम शब्द नहीं। पहला शब्द वंश यानी जीनस का नाम है, जो बड़े अक्षर से शुरू होता है, और दूसरा जाति स्पेसिफिक एपिथेट का, जो छोटे अक्षर से। ये एक पते की तरह है। हाँ बिल्कुल। जैसे पैंथरा आपका सरनेम हो सकता है, जो बताता है कि आप बड़ी बिल्लियों के परिवार से हैं, और लियो आपका पहला नाम है, जो आपको शेर के तौर पर एक अनोखी पहचान देता है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पहचान पत्र है जिसमें आपके करीबी रिश्तेदारों का भी जिक्र है। पैंथरा लियो मतलब शेर, पैंथरा टिग्रिस मतलब बाघ। बिल्कुल। नाम सुनते ही पता चल जाता है कि आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। ये वाकई शानदार है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास हर जीव के लिए एक अनोखा सार्वभौमिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये नाम मुझे ये तो बताता है कि ये आम है, पर ये नहीं बताता कि इसका अगला करीबी रिश्तेदार कौन है। क्या ये सेब के ज्यादा करीब है या संतरे के? यहाँ से कहानी और गहरी होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नामकरण तो बस पहला कदम है। अच्छा। हाँ, एक तरह से दुनिया के हर जीव को एक आधार कार्ड देना। असली काम तो इसके बाद शुरू होता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये समझने की कोशिश करना कि ये सभी जीव एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक सीढ़ीनुमा ढांचा बनाया है, जिसे वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं।
वो उल्टा पिरामिड जो किताबों में होता है? हाँ, स्रोत में जो तस्वीर है वो इसी को दर्शाती है। हम सब ने स्कूल में ये रटा है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हाँ, लेकिन ये इतना सीधा और साफ सुथरा नहीं है जितना किताबों में लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इन श्रेणियों की सीमाएं कहाँ खींची जाएं ये तय करना काफी मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। ये सिस्टम प्रकृति को समझने का एक इंसानी तरीका है। प्रकृति खुद इन बक्सों में बंधी हुई नहीं है। सबसे निचला और सबसे वास्तविक स्तर है जाति यानी स्पीशीज। आमतौर पर एक जाति के जीव आपस में प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे सारे इंसान एक जाति हैं, होमो सेपियंस। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ वंश यानी जीनस पर जाते हैं, बहस शुरू हो जाती है। जैसे पैंथेरा वंश में शेर, बाघ और तेंदुए आते हैं। ये अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें इतनी समानताएं हैं कि इन्हें एक ही वंश में रखा गया है। पर यह फैसला कौन करता है कि कितनी समानता काफी है? यही तो विज्ञान की खूबसूरती और चुनौती है। ये फैसला साझा गुणों यानी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किया जाता है। अच्छा। पहले ये सिर्फ बाहरी बनावट जैसे दांतों का आकार या हड्डियों की संरचना पर आधारित होता था। और अब हम डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। पैंथेरा वंश की सभी बिल्लियों का डीएनए एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है, जबकि उनका डीएनए एक घरेलू बिल्ली फेलिस कैटस से थोड़ा अलग है। तो इसलिए घरेलू बिल्ली को एक अलग वंश फेलिस में रखा गया है। हाँ, भले ही दोनों एक ही कुल फैमिली फेलिडे का हिस्सा हैं। मतलब कुल या फैमिली एक बड़ा परिवार है, जैसे बिल्ली परिवार फेलिडे और कुत्ता परिवार कैनिडे। स्रोत में इसका जिक्र है। यहाँ पर आकर अंतर और भी साफ दिखने लगते हैं। हाँ, एक शेर और एक कुत्ते में समानताएं काफी कम हो जाती हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर चढ़ते हैं, गण, वर्ग, संघ, हम और भी बुनियादी समानताओं को ढूंढते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गण कार्निवोरा में बिल्ली और कुत्ता दोनों परिवार आते हैं, क्योंकि दोनों मुख्य रूप से मांस खाते हैं और उनके दांतों की बनावट वैसी ही होती है। अच्छा। फिर वर्ग मैमेलिया यानी स्तनधारी में कार्निवोरा गण के साथ साथ प्राइमाटा गण भी शामिल है, जिसमें बंदर और इंसान आते हैं। वो क्यों? क्योंकि इन सब में कुछ बहुत ही बुनियादी समानताएं हैं। शरीर पर बाल, बच्चों को दूध पिलाना, गर्म खून होना। तो ये पिरामिड असल में समय में पीछे जाने जैसा है। जितना ऊपर आप जाते हैं, आप उतने पुराने और साझा पूर्वजों की बात कर रहे होते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समझा है। मतलब एक इंसान और एक शेर का साझा पूर्वज एक इंसान और एक बंदर के साझा पूर्वज से कहीं ज्यादा पुराना होगा। बिल्कुल सही। और सबसे ऊपर है जगत यानी किंगडम, जैसे जंतु जगत और पादप जगत। यहाँ पर समानताएं बस इतनी रह जाती हैं कि एक अपना खाना खुद बनाता है और दूसरा दूसरों को खाकर ऊर्जा लेता है। तो ये सिस्टम सिर्फ जीवों को बक्सों में नहीं डालता? नहीं, ये उनके विकास के इतिहास, उनकी एवोल्यूशनरी जर्नी को समझने का एक ढांचा देता है। तो चलिए इसे व्यवहार में देखते हैं। हाँ, इस स्रोत में जो तालिका दी गई है उसका इस्तेमाल करके अगर हम अपना यानी इंसान का पता ढूंढें तो वो कैसा दिखेगा? हाँ, ये बहुत दिलचस्प होगा। ये सिर्फ एक सूची नहीं होगी, बल्कि एक कहानी होगी। बिल्कुल। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो जाति स्पीशीज है सैपियंस यानी बुद्धिमान। ये हमारी सबसे नई और विशिष्ट पहचान है। और वंश? वंश है होमो। इस वंश में हमारी कई विलुप्त हो चुकी पूर्वज प्रजातियां भी शामिल हैं, जैसे होमो निएंडरथालेंसिस। ये बताता है कि हम अकेले नहीं थे। फिर आता है कुल, फैमिली। होमिनिडे। इस परिवार में हमारे साथ साथ गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगटान भी आते हैं। ये हमारा महान वानर यानी ग्रेट एप परिवार है। इसके बाद गण, ऑर्डर, प्रिमाटा। यहाँ हमारा दायरा और बढ़ जाता है। इसमें बंदर और लीमूर जैसे जीव भी शामिल हो जाते हैं। हम सब में कुछ साझा प्राइमेट गुण हैं, जैसे हाथों से चीजें पकड़ना और आगे की ओर देखती हुई आंखें। और वर्ग, क्लास तो ममीलिया ही होगा। हाँ, जैसा हमने बात की, यहाँ हम उन सभी जीवों से जुड़ जाते हैं जिनके शरीर पर बाल है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एक वेल से लेकर एक चूहे तक सब हमारे क्लासमेट्स हैं। और आखिर में संघ, फाइलम, कॉर्डाटा। ये और भी गहरा संबंध है। इस संघ में वो सभी जीव आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है,
या जीवन की किसी चरण में नोटोकॉर्ड होती है। मतलब यहाँ हम मछलियों, पक्षियों और सरीसृपों से भी जुड़ जाते हैं। हाँ। वाह। तो जब हम कहते हैं कि हमारा संग कॉर्डाटा है, तो हम असल में ये कह रहे हैं कि हमारी शारीरिक बनावट का मूल ढांचा आज से करोड़ों साल पहले किसी मछली जैसे पूर्वज में विकसित हुआ था। बिल्कुल। ये सिस्टम तो एक टाइम मशीन की तरह है। ये हमें जीवन की भव्य योजना में हमारी जगह दिखाता है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे विज्ञान लाखों प्रजातियों की इस भीड़ को एक व्यवस्थित और तार्किक प्रणाली में पिरोता है। हमने कैरोलस लीनियस की द्विपद नाम पद्धति की सरलता और गहराई को समझा और फिर वर्गीकी पदानुक्रम को देखा, जो सिर्फ एक सूची नहीं बल्कि जीवन के विकास का एक नक्शा है। हाँ। और ये सब मिलकर एक बड़े विज्ञान को जन्म देता है जिसे वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ बाहरी समानताओं पर आधारित नहीं है। ये जीवों के बीच विकासात्मक संबंधों, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करता है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, वर्गीकरण केवल नाम देना नहीं है, ये जीवन की विविधता को समझने का एक तरीका है। ये हमें बताता है कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक विशाल और पुराने परिवार का हिस्सा हैं। और इसी विचार के साथ मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने जिस प्रणाली पर बात की वो लीनियस के समय से लेकर आज तक विकसित होती रही है। पहले सिर्फ बनावट के आधार पर, फिर डीएनए के आने से इसमें क्रांति आ गई। सही है। आनुवांशिकी ने जीवन के इस वृक्ष की कई शाखाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। तो सवाल ये है, आज हम जीवों के बीच जिन संबंधों को पत्थर की लकीर मानते हैं, जैसे कि कौन किससे कितना करीबी है, उनमें से कौन सा संबंध अगली बड़ी आनुवांशिक खोज के बाद पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद कोई ऐसा जीव जिसे हम पेड़ पौधा समझते हों, वो किसी और ही जगत का निकले। ये दिखाता है कि विज्ञान हमेशा एक सफर है, मंजिल नहीं।